तो हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश कुमार ठाकुर और ये है हमारा चैनल, प्यारा सा चैनल मैक एकेडमी। और हम लोग आज वीडियो लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि हमारा है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, कल था वैलेंटाइंस डे, ये तो सबको याद होगा, मगर कल सरस्वती पूजा भी था। तो सरस्वती पूजा के लिए सरस्वती माँ को नमन करके हम लोग जो है आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, और किन किन बच्चों ने कल सरस्वती पूजा मनाया या वैलेंटाइन डे मनाया, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, एक चीज और, जिन जिन ने सरस्वती पूजा मनाया होगा, विद्या को अध्ययन किया होगा, उन पे तो सरस्वती माँ पूरी कृपा बरसा रही होगी। और जिन जिन बच्चों ने वैलेंटाइन डे मनाया होगा, उनका पारिवारिक जीवन आगे जाके बहुत खुशमय होने वाला है। ठीक है, दोनों को आशीर्वाद। और जो बच्चे इन दोनों में से कुछ नहीं किए होंगे, मतलब सोए होंगे दिन भर, तो उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही वो अच्छा परिवार बना पाएंगे, ना ही वो विद्या अध्ययन कर पाएंगे। तो कुछ भी कीजिए बच्चों, मगर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 4, जो है वर्क डन पे। चलिए देखते हैं वर्क डन। ठीक है, मगर वर्क डन हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, मगर इस लेक्चर में क्या है अलग वर्क डन पे। तो वर्क डन में क्या अलग है, इसको देखते हैं। वर्क डन जो है इन डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग पढ़ने वाले, अलग अलग प्रोसेस में, जैसे कि एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारी चीजों में हम लोग वर्क डन को देखेंगे कि अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, चारों प्रोसेसेस कौन कौन से हो गए, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें कैसे हम लोग वर्क डन को देखेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा बच्चा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये था हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो देखते हैं अब अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। मान लेते हैं पहला देखिए, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस में देखते हैं वर्क डन क्या होने वाला है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस का अगर बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, हियर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए, आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास भी, ये चीज हम लोगों ने देखा था। मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, नीचे कोई गैस भरा हुआ है इसमें, इस गैस के कारण यहां पे क्या लग रहा होगा, पी गैस लग रहा होगा, और ऊपर से क्या लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला था उसमें क्या था कि ये जो डेल्टा भी है, डेल्टा भी कैसे चेंज करेगा, जब ये पिस्टन ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये पी एक्सटर्नल यहां पे कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब प्रेशर यहां पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो मतलब ये फॉर्मूला जो है दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे ही वैलिड है। याद देखिए, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट प्रेशर पे यही रहेगा। ठीक है, फॉर ए स्मॉल चेंज वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, बस इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट कर देना है, ये V1 से V2 इसको इंटीग्रेट कर देना है, वर्क डन को भी W1 से W2 इंटीग्रेट कर देना है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एवरी प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला अब वैलिड हो गया। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे प्रोसेसेस में कैसे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया बच्चों, नोट डाउन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, वर्क डन इन isocoric process. Work done in
आइसोकोरिक प्रोसेस। अरे क्या क्या लिख रहा है, गलत सलत नहीं, ठीक है बिल्कुल। चलिए, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा सा ही कम लग रहा है। चलिए दूसरा मार्कर ले लिया हमने, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हम लोग अगर ये फॉर्मूला देखें, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बेटा? आइसोकोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो। अच्छा बेटा, यहां पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, डेल्टा वी में डेल्टा वी का वैल्यू क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, डेल्टा वी कांस्टेंट हो जाए, तो मतलब वी फाइनल विल बी इक्वल टू वी इनिशियल, ठीक है। इसका मान लेते हैं ये वॉल्यूम जो है 5 लीटर है और ये भी वॉल्यूम 5 लीटर है, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस 5 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला में ये वैल्यू ही 0 हो जाए, ठीक है, तो वर्क डन क्या आने वाला है बेटा? वर्क डन भी 0 होगा। तो हमेशा हम लोगों को याद रखना है, किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब क्यों होगा 0, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, मान लेते हैं यह हमारा सिस्टम है, इसमें लगा हुआ पिस्टन है, यह हमारा पिस्टन हो गया, ठीक है। इसमें कुछ गैस भरा हुआ है, इसके कारण ये P गैस लग रहा होगा, इधर P एक्सटर्नल लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, वर्क डन क्या होता था बेटा? वर्क डन जो था वो क्या होता था? फिजिक्स के फॉर्मूला से वर्क डन क्या होता था? याद कीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो जब तक ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज जब तक डिस्प्लेस नहीं करेगा वहां पे वर्क डन नहीं होगा। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, जब तक कोई चीज चलेगा नहीं तब तक आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया बेटा, मान लेते हैं ये हमारा डस्टर है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैंने फोर्स लगाया, ये चल रहा है, तो मतलब वर्क डन हो रहा है, काम हो रहा है। अगर मैंने फोर्स लगाया, ये हिला ही नहीं, ठीक है, तो मैं कितना भी फोर्स लगा दूं वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। मतलब डेल्टा x जब तक नहीं होगा तब तक वर्क डन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं इसको ढकेल रहा हूं, ये हिल ही नहीं रहा है यहां से, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे? 0, ऑल्दो मैंने फोर्स लगाया था, ठीक है, मगर वर्क डन यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखिए, ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, ये अगर मूव ही नहीं किया, या ऊपर या नीचे कहीं भी मूव ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेस हुआ ही नहीं पिस्टन, तो डिस्प्लेस नहीं होगा तो वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हमेशा 0 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, ये एक कांस्टेंट सिस्टम है। मान लेते पिस्टन फंस गया होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हम लोग कोई ये ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं जो कि चारों तरफ से सील्ड है, ठीक है, उसमें कोई पिस्टन है ही नहीं। मान लेते ये पिस्टन यहाँ पे है ही नहीं, इसको हम लोगों ने पिस्टन को यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया, पिस्टन अब हिल ही नहीं रहा है, तो वर्क डन कहां से होगा, ठीक है। तो किसी भी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, हो गया, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं, वर्क डन इन तीसरा हमारा क्या है? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए तो वर्क डन क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? हियर टेम्परेचर remains constant, यहां पे टेम्परेचर जो है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है।
टी जो है, डेल्टा टी जो है ये नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन दो तरह से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए दो तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। एक तो इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। अगर मान लेते हैं किसी सिस्टम को हमने बहुत सा हीट दे दिया, ये मान लेते हैं यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ था, नीचे एक गैस था, कोई भी गैस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके कारण इस पे क्या लग रहा था, पी गैस लग रहा था, और ऊपर से क्या लग रहा था, पी एक्सटर्नल लग रहा था। ठीक है, अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा हीट मिल जाए, और ये जो आपका सिस्टम है ये एक तरह से दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, ये अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। ये सिस्टम जो है एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हीट का, ऑलमोस्ट 100% हीट को कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये एक हीट मिला जो कि एक अच्छा अमाउंट का हीट था, ये अगर इस गैस को मिलेगा तो ये गैस क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा, और ये पिस्टन कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। अगर बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, बहुत दूर तक चला जाएगा। ठीक है, ऊपर एक्सपैंड कर जाएगा, मूव करेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P वर्क डन इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। दिस इज वैलिड फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड है। ठीक है, मगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल हो, मतलब गया तो फिर वापस भी आ सकता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर यहां से गया, ये अगर पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो फिर पिस्टन वापस भी आ सके, मतलब ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि पी गैस जो है, पी गैस इज वेरी वेरी लार्ज देन पी एक्सटर्नल। ठीक है, पी गैस जो है पी एक्सटर्नल से बहुत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे जो भी पी गैस लगेगा, गैस ने जो प्रेशर लगाया उसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो है पूरे तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होके वापस ये इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर हम लोग वैक्यूम में करेंगे, तो ये प्रोसेस को अगर हम लोग वैक्यूम में करेंगे तो ये पी एक्सटर्नल जो लगेगा ये लगना बंद हो जाएगा। इन वैक्यूम पी एक्सटर्नल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। पी एक्सटर्नल किस कारण से लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से लगता है, मतलब बाहर में जो गैस है उसके कारण से जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी एक्सटर्नल बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं कि ये जो है हमारा क्या था, एक प्रेशर जो है यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है मान लेते हैं एक कंटेनर लिए हुए हैं, अगर हम लोग वैक्यूम में अगर देखें, ठीक है, तो वैक्यूम में अगर देखें तो मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर जो है एक गैस भरा हुआ है, तो इस गैस को अपोज कौन कर रहा है, ऊपर से जो है इस गैस को अपोज कौन कर रहा है, जो कि क्या है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मगर अगर इसको मैं ले जाके किसमें, अंतरिक्ष में लेकर चला जाऊं, ठीक है, अंतरिक्ष में लेकर चला जाऊं और वहां पे अगर हमारे पास कोई गैस ना हो तो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा था वो क्या वहां पे रहेगा। मान लेते हैं इसको छोड़ दीजिए, मैं इस सिरिंज का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इसी तरह का सिस्टम है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इस पिस्टन को देखा जाए तो नीचे गैस भरा हुआ है, इस नीचे क्या है, गैस भरा हुआ है, और ऊपर से इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसको क्या कर रहा है, एक जगह पे रोके हुए है। ठीक है, अगर इसको नीचे से गर्म करता जाऊं तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करता जाएगा। अगर बहुत तेजी से गर्म कर दिया तो ये एक्सपैंड बहुत तेजी से हो जाएगा, फिर ये इरिवर्सिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा अगर बहुत तेजी से इसको हीट कर दिए तो ये
क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया बहुत तेजी से। वहां पे पी गैस जो है वो पी एक्सटर्नल से काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये एक तरह के एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया, अगर ये सिरिंज जो है, अगर हम लोग बात करें कि वैक्यूम में है, जैसे अगर हम लोग अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां पे क्या होगा, ये वैक्यूम में आ जाएगा। अगर ये वैक्यूम में आ जाएगा तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर तो कुछ रहा ही नहीं। अगर ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो ये जो है पहली बात तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा भी हीट देंगे तो ये क्या होगा, तुरंत निकल के भाग जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जीरो होगा। वर्क डन होता है किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो वहां पे वैक्यूम में कोई भी पी एक्सटर्नल रहेगा नहीं, तो पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पी एक्सटर्नल अगर है ही नहीं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इस बार ये वाला जी जो है ये जीरो हो गया, तो उसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसमें, इन वैक्यूम में। तो वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा इन केस ऑफ वैक्यूम। अब हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो ये ए पार्ट था हमारा। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलिए शुरू करें। तो देखिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। बी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां पे क्या है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां से एक चीज अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखें। आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर एक गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। आर तो पहले से कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। अगर टी को भी कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रख ले, यहाँ पे टेम्परेचर क्या मान के चल रहा है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो है पीवी जो है ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट को के मान लिया मैंने, ठीक है। ये कांस्टेंट के बराबर होगा। अच्छा, तो यहां से अगर हम लोग माने तो P1 V1 जो है वो भी के बराबर होगा, ठीक है। P2 V2 जो है वो भी के बराबर होगा, ठीक है। तो P1 V1 भी के बराबर है, P2 V2 भी के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये गैसेस स्टेट से आ रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है कहां से आ रहा है, गैसेस स्टेट से, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो P वर्सेस V ग्राफ क्या होता है, ठीक है। P जो है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं इसमें वर्क डन क्या होगा। तो इसका वर्क डन क्या निकल के आता है, वर्क डन इज इक्वल टू, यहां देखिए इसमें वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT log E V2 अपॉन V1, माइनस nRT log E V2 अपॉन V1। ये जो है हमारा फॉर्मूला होगा वर्क डन का इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT log V V2 अपॉन V1। ये कहां से आ रहा है इसको देखते हैं हम, ठीक है। इसको और एक चीज लिख सकते हैं, माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1।
ये एक्चुअल फॉर्मूला है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन का। अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आ रहा है। अच्छा 2.303 कैसे इंटू किए, log e को log बेस 10 में चेंज करने के लिए हम लोग को -2.303 से इंटू करना होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करें तो हम लोग के पास इनिशियल फॉर्मूला क्या था, देखिए इनिशियल फॉर्मूला हम लोग का क्या था। अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है अभी भी। देखिए ये क्या था, P इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है। हमने क्या माना, ये एक तरह का रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्जिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होगा ये जो सिस्टम है हमारा, ध्यान से समझना, इसमें एक गैस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं P गैस, और इसको हम लोग बोल रहे हैं जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल, ठीक है। इनिशियली अगर हम लोग देखें, अगर ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पे P गैस जो है वो P एक्सटर्नल के बराबर रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम पे, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको एक छोटा सा हीट दे, हम एकदम छोटा सा हीट अगर इसको मिला, स्मॉल हीट अगर इसको प्राप्त हुआ, और ये जो कंटेनर है ये क्या है, परफेक्टली कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज अ परफेक्टली कंडक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक परफेक्टली कंडक्टर है, ठीक है। अगर इसको छोटा सा हीट मिलेगा तो ये गैस क्या होगा, एक्सपैंड करना चाहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है हम लोग मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर पे हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने मान लिया क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको छोटा सा हीट मिलेगा तो क्या होगा, गैस जो है एक्सपैंड करना चाहेगा, गैस एक्सपैंड होगा तो ये जो हमारा क्या था, पिस्टन था, ये पिस्टन अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि P गैस जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, किससे, P एक्सटर्नल से। P गैस जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, किससे, P एक्सटर्नल से, तो जिसके कारण गैस एक्सपैंड किया, गैस एक्सपैंड किया तो ऊपर की तरफ मूव हुआ, थोड़ा सा, हल्का सा, कितना मूव हुआ, मान लेते हैं dp मूव हुआ, कितना, ये मूवमेंट जो है, ये जो थोड़ा सा मूव हुआ, दैट इज dp मूव हुआ। तो P गैस जो है इस जगह पे जाके फिर से ये पिस्टन क्या हो जाएगा, फिर से ये पिस्टन इस जगह पे जाके इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मूव हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर जाके वो क्या होगा, ये पिस्टन जो है फिर से जाके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। यहाँ पे P गैस जो है विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल dp, P एक्सटर्नल प्लस dp, छोटा सा प्रेशर का चेंज, ठीक है। तो हल्का सा जैसे प्रेशर चेंज हुआ तो गैस एक्सपैंड हुआ, तो गैस के एक्सपैंड होने के कारण, इफ गैस एक्सपैंड्स, ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स कूलिंग, ठीक है। अब देखो हीट मिलने के कारण टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हीट मिलने के कारण टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो टेम्परेचर कब बढ़ेगा बेटा, जब वर्क डन नहीं होगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब वर्क डन नहीं होगा, मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं गया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था एनर्जी के दो फॉर्म है, एनर्जी दो तरह से ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी जो है वो दो तरह से ट्रांसफर हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क डन के फॉर्म में, ठीक है। मान लेते हैं हमने जो हीट दिया, एनर्जी दिया, ठीक है, इसके कारण टेम्परेचर नहीं बढ़ा। टेम्परेचर कब बढ़ता, जब ये पिस्टन मूव नहीं करता, पिस्टन जो है अपनी जगह पे अगर फिक्स रहता तो ये पिस्टन जो है फिक्स होने के कारण टेम्परेचर क्या होता, इंक्रीज कर जाता, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता। अब जैसे ही गैस एक्सपैंड किया, गैस थोड़ा सा
एक्सपैंड किया, तो गैस जब भी एक्सपैंड होता है तो वो कूलिंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अभी पसीना चल रहा है, ठीक है, तो अगर जब भी मैं फैन चलाऊंगा तो ये जो स्वेटिंग है, देख रहे हो पसीना चल रहा है ना, तो ये जो स्वेटिंग है, तो जैसे मैं फैन चलाऊंगा तो गैस क्या होगा, इवेपोरेट होगा, एक्सपैंड होगा। जैसे ही ये एक्सपैंड होगा तो हमको क्या लगेगा, ठंडा लगने लगेगा, ठीक है। तो फैन क्यों चलाया जाता है गर्मी में, ये समझ में आ रहा है। गैस जैसे ही एक्सपैंड होता है तो सिस्टम क्या होता है, कूल होने लगता है। तो जैसे ही गैस एक्सपैंड हुआ तो सिस्टम कूल हुआ, तो जो टेम्परेचर बढ़ने वाला था वो फिर से क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। इसी चीज को तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे टेम्परेचर ना बढ़ के यहां पे वर्क डन हो गया। वर्क डन अगर हुआ तो वर्क डन होने के कारण टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने हीट दिया वो काम करने में यूज आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा जो हम लोगों ने हीट दिया था डेल्टा एच, हम लोगों ने डीएच जो हम लोगों ने हीट दिया था, वो सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रेशर को बढ़ाने में, जिसके कारण वर्क डन हुआ, ठीक है। ये प्रेशर कितना से बढ़ा, डीपी से, जिसके कारण छोटा सा वर्क डन हो गया। छोटा सा वर्क डन होने के कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाके फिर से क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, जो पी गैस था पी एक्सटर्नल प्लस डीपी के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो है वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था एक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, छोटा सा ये जो मूवमेंट हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये अगर लगा दे V1 से V2 तक, ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है ना। ये फॉर्मूला कहां पे है, हर जगह वैलिड है। इस फॉर्मूला को हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहां पे यूज करें, इससे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, सब लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, हो गया। चलिए इस फॉर्मूला को अब लेके चलते हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी और उसका इंटीग्रेशन V1 टू V2। इस फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, क्लियर है। चलिए देखिए बच्चों, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT log E V2 बाय V1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पे लगेगा। कहां से आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। इसको अगर इंटीग्रेट कर दे फॉर ए स्मॉल चेंज माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दे V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह लगा सकते हैं। तो हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे इसको लगा रहे हैं, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे इसको लगा रहे हैं। अच्छा देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। अब देखिए मैंने जो बताया था कि पी एक्सटर्नल जो है, बाहर का प्रेशर जो है वो पी गैस के बराबर होगा, ठीक है। पी एक्सटर्नल जो है पी गैस के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये पी गैस के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल के जगह पे पी गैस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dV, ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी गैस, पीवी इक्वल टू क्या था, nRT, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय V, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो यहां से P गैस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं nRT बाय V। तो यहां पे P गैस की जगह हम लोग क्या कर देंगे, nRT बाय V इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT, ये क्या हो जाएगा, V1 से V2 dV अपॉन V, ठीक है। अब dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बच्चों, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये पहले भी लिखा था मैंने, ठीक है। चलिए इस जगह को थोड़ा खाली कर लेते हैं। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT
dv अपॉन v का वैल्यू क्या हो जाएगा, log v log बेस e v फ्रॉम v1 टू v2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम v2 माइनस v1। ठीक है, v के जगह पे v2 और एक बार v1 पुट कर दिया हमने। ये क्या हो गया, माइनस एन आर टी लॉग a माइनस लॉग b, क्या होता है, लॉग a बाई b, लॉग a यहां लिख देते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, ये क्या हो जाएगा, लॉग a बाई b के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे पुट कर देते हैं इस चीज को, तो लॉग बेस e v2 बाय v1, ये चीज समझ में आ रहा, लॉग a माइनस लॉग b लॉग a बाय b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस एन आर टी लॉग e v2 बाय v1। एक और चीज याद रखिएगा, अगर हम लोगों को यहां पे लिख दो, कहां पे लिख दो, लॉग e को साइड में लिख देता हूं, लॉग e को चेंज करना हो लॉग 10 में तो 2.303 से इनटू करना होता है। ठीक है, तो 2.303 से अगर हम लोग इनटू कर दे तो ये हो जाएगा 2.303 nRT। अब ये log e से किसमें चेंज हो जाएगा, log बेस 10, और ये v2 बाय v1। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस 2.303 nRT log बेस 10 v2 बाय v1। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस फॉर्मूला को कितने तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को कितने तरीके से हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लीजिएगा, फिलहाल तो मैंने मिटा दिया, कहीं भी बीच में पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या था हमारा फॉर्मूला, P वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग बेस E या लॉग बेस E v2 बाय v1। ठीक है, इसको और क्या लिखा हमने, 2.303 nRT लॉग बेस 10 v2 बाय v1। ठीक है, अब एक चीज देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बॉयल्स लॉ लिखा था, बॉयल्स लॉ क्या था, P1 v1 इज इक्वल टू P2 v2। ठीक है, यहां से अगर v2 को इधर भेज दो तो v2 बाय v1 और P2 को इधर ले आओ तो P1 बाय P2 के बराबर हो जाएगा, तो v2 बाय v1 P1 बाय P2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाय P2। समझ में आ रहा, देखिए और भी क्या घुमा सकता है क्वेश्चन को, मान लेते हैं माइनस 2.303। अब ये क्या है, nRT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। मान लेते हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर नहीं दिया होगा, P और V दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे nRT की जगह PV पुट कर देंगे, PV log बेस 10 v2 बाय v1 या फिर log बेस 10 p1 बाय p2। ठीक है, PV 2.303, ये सारे फॉर्मूला हम लोग पुट कर सकते हैं, बस इसको कंसेप्ट को यूज करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं और ये सारे फॉर्मूला हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। क्लियर है सबको, चलिए तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए बेटा लास्ट जो हमारा था वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग वर्क डन देखते हैं क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, सिस्टम इन विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स
कांस्टेंट। ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट जो है वो कांस्टेंट रहे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें जो है हीट कांस्टेंट रहेगा, जिसके कारण कि हम लोग देखेंगे इसमें वर्क डन क्या होता है। ठीक है, देखिए तो अगर कोई सिस्टम ले ले और इस सिस्टम में अगर हमारा, ठीक है, ये परफेक्टली इंसुलेटर है, परफेक्टली इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ना ही हीट बाहर से अंदर जा सकता है, ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरह का एडियाबेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में वर्क डन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला इसमें होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी गामा माइनस 1। अच्छा, किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने क्या बोला, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये 0 होगा। चेंज इन हीट ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब हीट का चेंज नहीं होगा, हीट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। अच्छा, हम लोग जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़े थे, आइसोथर्मल में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, मतलब P इंटू V जो है ये K के बराबर होता था। इन एडियाबेटिक प्रोसेस जहां पे कि हीट रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यहां पे भी एक फॉर्मूला है, P इंटू V टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट के बराबर होगा, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू K एंड P2 V2 टू द पावर गामा इज ऑल्सो इक्वल टू K। तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स का फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग देखेंगे हीट में कैसे ये आता है। देखिए, हम लोगों ने ग्राफ देखा था ना, अलग अलग प्रोसेसेस में ग्राफ देखा था। ठीक है, ग्राफ क्या क्या था हमारा, मान लेते हैं अगर हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ देखें, जैसे मान लेते हैं P वर्सेस V का ग्राफ है। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस मान लेते हैं ये पॉइंट A है, यहां से अगर देखें तो आइसोबारिक प्रोसेस का ये ग्राफ था। आइसोकोरिक का वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, या आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोथर्मल का ग्राफ कैसा था, इस तरह का। ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का क्या था, इस तरह का ग्राफ था, दिस इज एडियाबेटिक। अब दोनों का नेचर देखिए तो कैसा है, सेम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह है। ठीक है, आइसोथर्मल का भी एडियाबेटिक का भी, तो दोनों में अंतर क्या है, यही गामा का अंतर है। यही जो गामा है, दिस इज द ये जो स्लोप में जी इसका एंगल अगर देखिए और इसका एंगल देखिए, ये क्या है, ज्यादा बड़ा एंगल है। ठीक है, तो इसमें जो इनके स्लोप में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, यही गामा का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों का ये फॉर्मूला आता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, जिसके कारण ये जो ग्राफ है ज्यादा स्टीफी ग्राफ बनता है। ठीक है, ज्यादा जो है नीचे से बनता है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है कम है, तो इसका वर्क डन भी कम होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन जो है कम आता है विथ रिस्पेक्ट टू आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल में देखो इतना बड़ा सा एरिया है, एडियाबेटिक में ये एरिया छोटा हो जाएगा। ठीक है, एडियाबेटिक का एरिया कहां तक है, ये है एडियाबेटिक का, मान लेते हैं पॉइंट बी है, इसका पॉइंट बी ये है। ठीक है, ये हो गया एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल का कहां तक होगा, आइसोथर्मल का यहां तक होगा एरिया, ये एरिया ज्यादा बड़ा है ना, ये एरिया ज्यादा बड़ा है, तो वर्क डन जो है ये आइसोथर्मल में विल बी ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे
और वर्क डन को प्रूफ करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू इन एडियाबैटिक प्रोसेस एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो सेम वही फॉर्मूला को लेके चलेंगे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसको मिटा दो, पहले लिख लीजिए इसको, ये सारी चीजें काम आएंगी आगे। चलिए हो गया, डन। पॉज करके लिख लिया सबने। इसको मैं रहने देता हूं क्योंकि इसका यूज आएगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना था हम लोगों को? प्रूफ क्या करना था? वर्क डन इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी गामा माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला आना है। ठीक है, कहां से आना है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा वी। ठीक है, क्या बोला था मैंने? ये जो फॉर्मूला है दिस इज वैलिड फॉर एनी, ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या है? किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग आगे लेके चले, यहां से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल v1 से v2 dv। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से देखें तो यहाँ पे p एक्सटर्नल के जगह पे हम लोग ये वाला अगर यूज करें, ठीक है, क्या p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू k। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k बाय v टू द पावर गामा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहां से? k बाय v टू द पावर गामा v1 बाय v1 से v2 dv। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको अगर अंदर भेज दे तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2 dv अपॉन v टू द पावर गामा। ठीक है, ये v है, v टू द पावर गामा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के, इसको अगर ऊपर की तरफ लेके चल जाए तो ये v टू द पावर माइनस गामा हो जाएगा और ये dv क्या लाएगा? ये v1 से v2। क्लियर है? v टू द पावर माइनस गामा dv v1 से v2। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग देखें, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सारे बच्चे क्लियर है? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन, ये v है, माइनस गामा प्लस वन, ये हो जाएगा v1 से v2। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग अगर बाहर निकालते हैं, ये गामा है, दिस इज गामा, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, x टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस के, इसको अगर बाहर निकाल दे तो ये क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस के बाय गामा माइनस वन। ठीक है, और ये v टू द पावर माइनस गामा प्लस वन और ये v1 से v2। ठीक है, देखिए k बाय गामा माइनस वन, अब इसका अगर हम लोग रेंज पुट कर दे, ये v2 माइनस v1, तो v2 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस वन, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या करना है। अब यहां से देखिए, इसको अगर इनटू कर दे तो क्या लिखेंगे इसको? k इज इक्वल टू k बाय गामा माइनस वन v2 टू द पावर माइनस गामा इनटू v टू द पावर वन। ठीक है, मतलब v2 माइनस, यहां पे और क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, कहीं और जगह बनाते हैं, थोड़ा सा और इधर ले आते हैं इसको।
देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, के बाय गामा माइनस 1 V2 माइनस गामा और V2, ये हो जाएगा यहां से V2 माइनस गामा V2 माइनस V1 माइनस गामा V1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस k को यहां पे इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू k V2 माइनस गामा V2 माइनस k इंटू V1 माइनस गामा V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। यहां तक समझ में आ रहा है सबको कि नींद आने लगा? यहां पे सबको समझ में आ रहा है? देखिए क्या किया हम लोगों ने, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किए तो x टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस y प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन आने लगा। ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, इसका रेंज पुट कर दिए V1 से V2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बाहर निकाल दे, ये माइनस इससे इंटू होगा तो ये क्या हो गया प्लस, और ये यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ठीक है, बचा क्या, ऊपर बचा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 V1 से V2 तक, तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, देखो V2 माइनस V1 पुट कर दिया हम लोग। ठीक है, इसका रेंज जो है पुट कर दिया V2 माइनस V1। ठीक है, v टू द पावर गामा माइनस 1 का V2 माइनस V1। ठीक है, एक बार यहाँ पे V2 पुट किए माइनस V1 पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने इंटू कर दिया, V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, इसको हम लोगों ने इंटू करके लिख दिया। ठीक है, कैसे, देखो कैसे इंटू करके लिख दिए। अगर मान लेते हैं x टू द पावर माइनस y, x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 2 इंटू x। ठीक है, ये x टू द पावर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे? तो इस तरह से हम लोगों ने यही चीज को यहाँ पे अप्लाई किया, इन दोनों को इंटू कर दिया और कुछ नहीं किया, तो हमारा ये चीज आ गया। ठीक है, इसमें k को इंटू कर दिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोगों ने k का वैल्यू लिखा था, k इज इक्वल टू क्या लिखा है, k इज इक्वल टू एक जगह है P1 V1 टू द पावर गामा, है ना, P1 V1 टू द पावर गामा, और k इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग V2 वाला फॉर्म है ना, यहाँ पे k इज इक्वल टू अगर ये पुट कर दे, ठीक है, इस जगह पे k के जगह पे ये पुट कर दे और इस k के जगह पे इसको पुट कर दे, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू k के जगह पे पहले क्या पुट किए, P2 V2 टू द पावर गामा, और ये क्या हो गया V2 टू द पावर माइनस गामा और V2 माइनस इस k के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला P1 V1 टू द पावर गामा V1 टू द पावर माइनस गामा और V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। यहां से देखो V2 टू द पावर गामा V2 टू द पावर माइनस गामा कैंसिल, V2 टू द पावर माइनस 1 V1 टू द पावर माइनस गामा V1 टू द पावर माइनस गामा, ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास, चलिए इधर लिखते हैं, इधर लिख लिया था आपने, पॉज करके कहीं भी बीच में लिख लीजिएगा। देखिए क्या आ जाएगा वहां से, वर्क डन इज इक्वल टू क्या बचा P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1। अब हम लोग जानते हैं P1 V1 PV इक्वल टू क्या होता है nRT। ठीक है, तो P2 V2 इसके जगह पे हम लोग PV इक्वल टू nRT के जगह पे ये भी PV है, nRT2 लिख सकते हैं, nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इस फॉर्मूला को यूज किया हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, nRT2 माइनस 1 nRT2 माइनस nRT1, nR को कॉमन ले लीजिए, nR को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं nR T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या निकल गया, ये फॉर्मूला nR डेल्टा T गामा माइनस 1, यही तो प्रूफ कर रहे थे ना, वर्क डन इज इक्वल टू nR डेल्टा T गामा माइनस 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
ठीक है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, दोनों फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का NR डेल्टा T बाय गामा माइनस 1। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके और उसी वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी अभी तक पढ़े हैं, हीट, फिर वर्क डन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो हम लोग पढ़ेंगे उस पे सारे पे एक साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक जो वीडियो लेक्चर 4 तक जितने भी टॉपिक्स आप लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके क्वेश्चंस जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अलविदा, वेरी गुड। आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो मतलब आप लोग कुछ सीख रहे हो और हम लोग ऐसे ही सिखाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।